गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 11th कॉमर्स के सभी बच्चों का एक बार फिर से इस नए रिवीजन वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो आपको पास किया गया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट था दैट वाज मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के मीनिंग को हमने डिस्कस किया। आज उससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए हम लोग फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश इस रिवीजन वीडियो में हमारी होगी। आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में फंक्शन ऑफ कॉमर्स नाम का जो टॉपिक है उसे ओपन कर लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है उसको मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस एक्टिविटीज में कॉमर्स सेगमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। कॉमर्स को इंडस्ट्री की बैकबोन के रूप में देखा जाता है। The goods produced by the industries reach the ultimate consumer only because commerce। कंज्यूमर तक जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं उनको पहुंचाने का काम केवल कॉमर्स के द्वारा ही किया जाता है। उसके मुख्य फंक्शन क्या हैं कॉमर्स के? देखिए, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। इस जो हिंड्रेंस है उसमें क्या होता है कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। एक प्रोड्यूसर XYZ कंपनी है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है मुंबई में। ऑल ओवर इंडिया में उसके प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं जो उसे खरीदना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? कंपनी अपना माल बेचना चाहती है, सेल करना चाहती है, लेकिन खरीदने वाले लोग उसे पता नहीं है क्योंकि वो बिखरे हुए लोग हैं। और खरीदने वालों के साथ में क्या दिक्कत है? उनके साथ में जो दिक्कत है वो ये है बच्चों कि उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा प्रोड्यूसर किस क्वालिटी का माल कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो कॉमर्स का सबसे पहला फंक्शन ये है कि वो आपस में प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिलाती है जिससे कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके। आपको बिजनेस का एक फंक्शन बताया गया था। उस फंक्शन के द्वारा ये बताया था सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग के अंतर्गत गुड्स को बेचा जाता है, गुड्स को एक्सचेंज करवाना ये काम किया जाता है। तो ये जो काम करवाने की व्यवस्था है वो कौन करता है? दैट इज डन थ्रू द कॉमर्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट जो दिया है बच्चों, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की जो समस्या है उसको दूर करने में कॉमर्स हेल्प करता है। तो प्लेस की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है बताइए? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस व्हेन द कंज्यूमर आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द country.
देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मथुरा और मुंबई में डिफरेंस है। तो कॉमर्स का ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो प्लेस की समस्या को दूर कर सकता है? तो देखिए इसका जवाब ये दे रहे हैं यहाँ पर। जवाब में ये कह रहे हैं कि द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप। अगर आपसे पूछा जाए देयर इज द प्लेस गैप, हाउ कैन यू कंप्लीट दैट, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। दूरी को दूर करने, कम करने का काम कौन कर सकता है? ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूरियां कम होती हैं। तो कॉमर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट भी आता है, तो ये इसका पार्ट है और प्लेस गैप को कम किया जा सकता है। द ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट which are easily accessed by the consumer। ट्रांसपोर्ट में गुड्स को मूव करवाया जाता है प्रोडक्शन पॉइंट से लेकर के और मार्केट तक जहां पर कंज्यूमर अवेलेबल होते हैं। Thus ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स। ये कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है। थर्ड है बेटा हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे दालें हैं, चावल हैं, बहुत पुराने जितने होंगे उतनी उनमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो टाइम की समस्या को दूर करने के लिए या स्टोरेज की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग वेयर हाउसिंग का सहारा लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम की समस्या कैसे दूर की जाएगी कॉमर्स के द्वारा, तो आप कहेंगे बाय द यूजिंग ऑफ वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट दे रखा है एंट्रेंस ऑफ एक्सचेंज। आपस में एक्सचेंज करने के लिए जब ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं तो ट्रांजैक्शन का कोई रिस्क अराइज ना हो, तो उसमें कॉमर्स के द्वारा हम कैसे चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो इस बात का जवाब है बच्चों, थ्रू द बैंकिंग चैनल। थ्रू द बैंक, बैंक इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो बैंक क्या करता है? फैसिलिटेट करता है हमें ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बिजनेस होता है तो बिजनेस में रिस्क होती है, तो उस रिस्क को दूर करने के लिए कौन सा सेगमेंट है कॉमर्स का जो हमें हेल्प करेगा? तो उस सेगमेंट का नाम है बच्चों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज द सेगमेंट ऑफ कॉमर्स विच मिनिमाइज द रिस्क इन बिजनेस। क्लियर। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अगर लोगों के अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको जानकारी देने के लिए कॉमर्स का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का नाम है बच्चों एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कंज्यूमर को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको कॉमर्स के फंक्शन डिस्कस किए। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। तो इसकी ब्रॉड कैटेगरी बच्चों दो हैं, एक है ट्रेड और दूसरा है एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रेड। तो देखिए जरा ट्रेड के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। ट्रेड बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। सुनते हैं जरा, पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग आती है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेड के अंतर्गत
मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को साथ साथ लाया जाता है। ट्रेड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक लिंक का काम करने वाली अगर कोई सीरीज है उसका नाम है ट्रेड। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड्स द मैन्युफैक्चरर will have to search for consumer and consumer will have to search for manufacturer। अगर ट्रेड न हो तो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को ढूंढते रहेंगे और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते रहेंगे। इस तरीके से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला टाइप है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड refers to the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country। एक देश की जियोग्राफिकल मार्केट्स के अंदर जब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड। इसका दूसरा नाम होम ट्रेड भी है बच्चों। अंडर इंटरनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। इसमें जो हमारे जैसे रुपया है, भारत के किसी भी देश में किसी भी कोने में आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो भारत की सीमाओं के अंदर यदि कोई व्यापार किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? उसे नाम देंगे इंटरनल ट्रेड। इंटरनल में भी दो प्रकार का ट्रेड होता है। फर्स्ट होता है होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में यदि आप देखें तो लार्ज क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की जाती है। जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर तो एक जगह पर बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग एरियाज में अपने होलसेलर अपॉइंट कर देता है। होलसेलर पैसा लगा करके ज्यादा क्वांटिटी में माल अपने पास रखते हैं और मैन्युफैक्चरर से मंगाते रहते हैं। तो ये होलसेल होता है। इसमें मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा जाता है और रिटेलर को बेचा जाता है। सामान्य रूप से इनके पास में जो प्रोडक्ट होते हैं वो वन लाइन प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एक ही तरीके के प्रोडक्ट होंगे। जैसे कपड़े का होलसेलर है, उसके बाद कपड़े ही होंगे और ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। एक ही तरह के कपड़े, जैसे कोई साड़ियों का काम करता है तो उसका साड़ियां ही होंगी। इस तरीके से वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन इनका होता है। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक। इनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक रहता है। कैश में खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर को उधार में माल बेचते हैं। दूसरा होता है बेटा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? बाजार आप गए हैं तो जो दुकानदार होते हैं ये सब रिटेल ट्रेड वाले होते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में माल खरीदेंगे और उसे कंज्यूमर को एक एक दो दो करके क्वांटिटी को बेचेंगे। उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो एक्सटर्नल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड के तीन पार्ट हैं। एक है एक्सपोर्ट, दूसरा है इंपोर्ट और तीसरा है इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज एक्सपोर्ट। आपका कोई माल है, आप अमेरिका में बेच रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे अपनी भाषा में? दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। दूसरे नंबर पर है इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स
बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जब हम विदेशों से फॉरेन कंट्रीज से अपनी ज़रूरत के लिए कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं तो विदेशों से माल मंगाना इम्पोर्ट कहलाता है। जैसे हमें कोई टेक्नोलॉजी मंगानी है, कोई मशीन मंगानी है, तो इस तरीके के जो आइटम हैं उन्हें इम्पोर्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पर है बच्चों इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब आप समझ लिए होंगे। इसमें क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को हमने विदेशों से मंगाया लेकिन हम उसे अपने देश में यूज नहीं करेंगे, उसे हम मंगा करके किसी विदेशों से किसी दूसरे देश में ही बेच देंगे। तो जब दो से ज़्यादा देश इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ट्रेड में तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटरपोर्ट। ठीक है, जैसे हमने चाइना से कोई माल मंगाया और श्रीलंका को हमने बेच दिया तो 3 देश इन्वॉल्व हो गए, तो उसे ना तो इंपोर्ट कहेंगे ना एक्सपोर्ट कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? इंटरपोर्ट कहेंगे। ठीक है, एड्स और एक्सोलरीज टू ट्रेड। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हमने टर्सरी सेक्टर में भी पढ़ा था और फंक्शन ऑफ कॉमर्स में भी पढ़ा था। वो सब हमारे एड्स टू ट्रेड कहलाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हमें बिजनेस में हेल्प करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस हमें बिजनेस में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस चलाने में हमारी रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग गुड्स को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है, और एडवर्टाइजिंग हमारे लिए ज़रूरी होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों की नॉलेज जो है वो जनरल पब्लिक तक आसानी से पहुंचा सकें। अब नया टॉपिक आ रहा है बच्चों, बिजनेस रिस्क। रिस्क मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। मतलब रिस्क एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ हमें लॉस होने के चांसेस हों या जितना हमने प्रॉफिट सोचा है उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल पा रहा है किसी कारण की वजह से, और वो कारण हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। सिंपल वर्ड में अगर हम लोग इस बात को कहें तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। मतलब बिजनेस रिस्क एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमें लॉस के चांसेस बने रहें या हमें कम प्रॉफिट हो तो हम उसे बिजनेस रिस्क कहें। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जो अराइज होती है बेटा, वो अनसर्टेनिटीज की वजह से अराइज होती है। किसकी वजह से अराइज होती है? अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनिश्चितताओं का परिणाम है रिस्क। दूसरा है, हर बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितनी भी क्वांटिटी में आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन रिस्क आपके साथ में कंटिन्यू हमेशा करती है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब कितना रिस्क होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का कितना बड़ा स्केल है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि बिजनेस में रिस्क कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग द रिस्क। जो व्यक्ति जितनी रिस्क लेता है उतना उसे प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला है बच्चों नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब क्या होता है? नेचर की वजह से यदि कोई रिस्क अराइज आउट होती है, जैसे ड्रॉट हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया, तो ये सब नेचुरल कॉज हैं। दूसरे नंबर पर है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज में क्या होता है कि किसी कर्मचारी ने आपकी दुकान से चोरी कर ली,
आपका कोई बिजनेस आइडिया किसी को बता दिया, तो ये सब क्या है, ये है ह्यूमन कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होते हैं बच्चों, कि तेजी से प्राइस में चेंजेस हो गए, महंगाई बढ़ गई, तो इस वजह से अगर कोई रिस्क अराइज आउट होती है तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट है। और फिर लास्ट में बेटा फिजिकल कॉस्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज हो जाने की वजह से, मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाने की वजह से अगर कोई रिस्क अराइज आउट हुई है तो वो फिजिकल कॉज मानी जाएगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में ये दो प्रकार की रिस्क बता रहे हैं, एक होती है इंश्योरेबल और दूसरी होती है अनइंश्योरेबल। ऐसी रिस्क जिसका हम लोग इंश्योरेंस करवा सकें तो वो इंश्योरेबल रिस्क होती है, और जिसका हम लोग इंश्योरेंस न करवा सकें तो वो रिस्क हमारी अनइंश्योरेबल रिस्क होती है। इसी के साथ में हम पहले चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लोग इसके MCQs कंप्लीट पढ़ेंगे। MCQs के अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग्स हैं, शॉर्ट आंसर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, उन सबको कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।